अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। महंगाई के मारे अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम चला दिया है और अदालती केसेस भुगतने और अडियाला जेल के बाहर चक्कर लगाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मखसूस नशिस्तों के छीने जाने के फैसले का बम चल चुका है, जिसके बाद PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान के टूटने के खदशे और 27वीं तरमीम के आने की तवक्को का इजहार किया जा रहा है। यानी PTI की कैफियत इस वक्त ये है कि मखसूस नशिस्तें हाथ से जा चुकी हैं और पक्की नशिस्तों पर भी कामयाब होने वाले उम्मीदवार आने वाले दिनों में हाथ से जा सकते हैं। अडियाला जेल का जिक्र हो रहा है तो आज ही ये खबर वहाँ से आई है कि इमरान खान ने 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने की हिदायत PTI क़यादत को जारी कर दी हैं। इमरान खान से मुलाकात करने वाली अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान का ये कहना है कि 27वीं तरमीम लाने से बेहतर है कि बादशाहत का निज़ाम मुल्क में बाकायदा तौर पर नाफिज कर दिया जाए। इसके साथ साथ PTI क़यादत मखसूस नशिस्तों के केस का जो नज़रसानी शुदा फैसला आने के बाद अब अपने अरकान असम्बली के टूटने के खदशे का खुलम खुला इजहार कर रही है और PTI रहनुमा शाहदाना गुलजार साहिबा हमारे गुज़िश्ता रोज़ के प्रोग्राम में इस तरफ इशारा भी कर चुकी हैं। इसी खदशे के हकीकत का रूप धारने की एक ताज़ा तरीन झलक NA 142 साहिवाल से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार चौधरी उस्मान अली की 2 रोज़ कबल नून लीग में शमूलियत की शक्ल में सामने आ चुकी है। अब हुकूमत की अगर बात की जाए तो वो इस वक्त इंतहाई पुरएतमाद दिखाई दे रही है और साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PTI को दोबारा मज़ाकरात की भी ऑफ़र दे रहे हैं। क्या अब 27वीं तरमीम और अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक दोनों की तकम्मल हो चुकी है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ और रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और फोकल पर्सन बराए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शाहिद खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। अब आप दोनों यहाँ पर साथ साथ बैठे हैं, मैं सोच रही हूँ कि पहले किसकी कंडीशन ज़्यादा सीरियस है मैं उससे बात का आगाज़ करूँ, लेकिन चूंकि आपके पास ओनर ज़्यादा बड़ा है और आज बम की बात हो रही है तो जो ताज़ा तरीन बम जो हम पे चला है वो है पेट्रोल का। अकील साहब, अब कहने को तो वैसे हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि गवर्नमेंट कंफर्टेबल पोजीशन पे है, वज़ीर आज़म साहब दोबारा कह रहे हैं कि भाई आ जाए हमारे साथ बैठ जाएं और गवर्नमेंट को कोई ख़ास खतरा नहीं है और आने वाले वक्तों में ये भी इजहार किया जा रहा है कि हो सकता है गवर्नमेंट मज़ीद कंफर्टेबल हो जाए कि वो जो मजबूत से मजबूत इधर से उधर तक जरा खिसक के इस तरफ से दिले बेरहम। अच्छा, तो इस सारे जो एक सिनेरियो है इसमें बताएं कि ये जो पेट्रोल की कीमत का जो इजाफा है और एक माह में 2 मरतबा ये हो चुका है, और क्या इसके बाद भी आपको कंफर्टेबल वो जो पोजीशन है अपनी उसका एहसास हो रहा है, या आपको लगता है कि ये ज़रा खासा खर्च करेगा आप लोगों का पॉलिटिकल कैपिटल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मेरी ज़ाती राय तो ये है कि बिल्कुल पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए और आवाम को जितना रिलीफ फराम होना चाहिए वो बिल्कुल हमारी ज़िम्मेदारी है। बस ये थे हुकूमत हमें बिल्कुल फराम करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें आपने देखा कि ईरान और इज़राइल की जो जंग थी उसके बाद ये प्राइसेस उस हिसाब से बढ़ी हैं और ये टेम्प्रेरी हैं, ये कोई कह लें कि महीने के लिए 2 महीने के लिए, इस तरह खुदा न खासा ऐसी बात नहीं है। सिर्फ एक फोर्थ नाइट के लिए हैं जो 2 हफ्ते का पीरियड होता है। 15 दिन बाद आप देखेंगे ये प्राइसेस रिवाइज़ होंगी। उसके साथ जो दूसरा आप बात करिए इसी में ही इंक्लूडेड है ₹2.5, और मैं इसमें मुझे कोई आड़ नहीं है बताने में कि क्लाइमेट सपोर्ट फ़ंड जो क्योंकि हम सारे ही एक इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि क्लाइमेट चेंज अब वाक़तन एक हकीकत है और हमें इस चीज़ को देखना होगा कि हम उसके मिटिगेशन के लिए क्या कर रहे हैं। तो बाहर से तो हम पैसे ले आते हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके आते हैं क्लाइमेट सपोर्ट फंड में, लेकिन हम लोग यहाँ पे इवन दो कि पाकिस्तान लोएस्ट एमिटर है कार्बन एमिशंस का, लेकिन आप इस्लामाबाद में ही रहती हैं, आपने देखा कि किस तरह बेमौसमी बारिशें हुई, बेमौसमी जालाबारी हुई, ओले पड़े, हर हफ्ते पड़ रहे हैं। और यही तो बात है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना है, चाहे हम वो पौधे लगाएं। अब जिस तरह CM ने दुआएं ले लें, आवाम की दुआएं ले लें, पेट्रोल की कीमतें कम करके हो सकता है कोई ओले पड़ना रुक जाए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा आता है और हम कंट्रीब्यूटर्स में सबसे शायद नीचे 2 डिग्रीज जो है वो आपका 2 से 2.5 डिग्री आपका टेम्परेचर बढ़ा है, दर्जा हरारत बढ़ा है। अब ये इस चीज़ को मिटिगेट तो करना है, वो इसी में ही एडेड है। पेट्रोल की जो प्राइसेस ओवरऑल जो इस जंग के तनाज़र में बढ़ी हैं वो आफ्टर अबाउट 15 डेज, फोर्थ नाइट, 14-15 दिन बाद वो कम हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये टेम्परेरी है, ये बिल्कुल एक हम समझते हैं कि ये बोझ है, लेकिन ये बोझ हम सब ने बर्दाश्त करना है। क्योंकि ईरान इसराइल की जंग का जो सीज फायर हुआ उसके बाद ये कीमतें ज़रा कम भी हुई हैं आलमी मंडी में। देखिए अभी फिल वक्त जो इम्पैक्ट हमें आया है ना उसका तो बिल्कुल हमारे ऊपर तो इम्पैक्ट आया है। बसीयत पाकिस्तान, बसीयत एक कौम, बसीयत एक मुल्क,
तो हमने वो इम्पैक्ट, अब जाहिर बात है कंज्यूमर्स नहीं वो बेयर करना होता है, और हम सब कंज्यूमर्स हैं, हम सब यूज़र्स हैं, पेट्रोल के गाड़ियाँ चलाते हैं, पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल इस्तेमाल होते हैं, तो ये हमारे पे भी तो जिम्मेदारी आती है कि जाहिर बात है। और लेकिन इनकी इससे आप- इनके although दौरे ये आपका हुकूमत में भी subject हुई, नहीं है। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, इनके दौरे हुकूमत में भी, और इनके दौरे हुकूमत में 8-10 रुपए बढ़ती थी, ये किससे जाते defend जाते कम करेंगे? भी कर गए 10 रुपए वो फिर गिरा भी उसका गए। खमियाजा पूरी कौम ने भुगता। IMF का जो आपने तमाम तर मामला देखा वो तो फिर भुगता अच्छा, ना पूरी ऑल्दो कौम ये ने। आपका मिनिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, हम जरा ज़्यादा डिटेल में इकोनॉमी में चले गए, लेकिन आपको लगता है कि आपका पॉलिटिकल कैपिटल खर्च हो रहा है या होगा? क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट में भी जब तेल की कीमतें बढ़ जाती थी तो पीडीएम को इसी वजह से शायद ज़्यादा तनकीद का सामना भी होता था कि भाई वो जाते जाते कम कर गए तो आप लोगों ने बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया। लेकिन लोगों को अब से ये समझ आई ना कि ये जाते जाते 10 रुपए कम कर गए, और उन्होंने यकीन करें कि उस वक्त कौम के साथ इतनी ज्यादती की, इतना बड़ा कौम का नुकसान किया। IMF का एग्रीमेंट, फिर IMF आपको पैसे नहीं देता था। IMF का अभी भी देखें तो कितनी फिर उनकी शराइत आती हैं, फिर कितनी ही उनकी सुननी पड़ती है। वो सिर्फ उस एक वजह से जब हमने एग्रीमेंट ऑनर नहीं किया, उन्होंने कहा किस तरह ये पॉसिबल है कि आप जाते जाते आपने कहा जी ये 10 रुपये रिलीफ है। रिलीफ तो नहीं था, वो पूरी कौम के साथ ज्यादती थी। कौम के साथ आप लोग ज्यादती करके गए हैं। पहले इसका कम वो आप जवाब देते हैं, फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप पे जो अलग बम चला है उसकी कहानी फिर हम बाद में उस पे मैं पहले देखें, अभी अकील के साथ मेरी थोड़ी बहुत अभी दोस्ती भी बन गई, क्योंकि टीवी पे बैठते रहते। मेरा पार्लियामेंट में भी कोशिश यही रहती है कि जो जिस मिजाज में गुफ्तगू करे उसी तरह उसको बंदा जवाब दे। देखिए, बजट में हम यही चीख रहे थे कि ये पेट्रोलियम लेवी जो है 13 या 17 रुपए इम्पोज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली तेल 15-16 रुपए महंगा हो जाएगा। देखिए, इंटरनेशनल प्राइस आप गूगल है, आप देख लें, पिछले 20-25 दिनों के प्राइसेस देख लें कि ईरान जंग से पहले इंक्रीज किया थी पेट्रोल की, अब इंक्रीज किया है, इसका एवरेज निकाल दे, आपको अंदाजा हो जाएगा। नंबर सेकंड, देखिए हमारे दौरे हुकूमत में हमने पेट्रोलियम लेवी जो थी वो निगोशिएट की थी IMF के साथ कि जी हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। जो पेट्रोलियम लेवी हमारे दौरे हुकूमत में मेरे ख्याल में पहले 17 रुपए थी, फिर 48 रुपए पे पहुंची। फिर हमने उनको कहा कि जी चूंकि कोविड का भी इशू था, इसके अलावा और भी ऑलरेडी कौम के ऊपर बड़ा बोझ था, तो हमने IMF के साथ निगोशिएट किया, क्योंकि हमारे पास एक ही रास्ता था कि हम कौम को रिलीफ देते, कि हम अपने टैक्सेशन को कम करते। लेकिन इन्होंने कम करने की बजाय देखिए ये 48 से 78 पे लेके गए, और 78 से अब 100 पे लेके गए। 70-80 रुपए इन्होंने पेट्रोल की कीमतों में, इंटरनेशनली कोई इंक्रीज नहीं हुआ, इंटरनेशनली शायद 2-3-5 लेकिन रुपए। जाते जाते जो वो भी कह रहे हैं, और जो आम तासुर भी है कि आप लोगों को पता था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुका है, आप लोग जा रहे हैं, जाते जाते हमने IMF के साथ ये निगोशिएट किया था, हमने उनसे बात की थी, हमारा डेलीगेशन गया था कि देखिए हमारे इस टाइम महंगाई का इशू है, तो हम रिलीफ देना चाहते हैं। उसके बाद देखिए चलो 10 रुपए हमने दे दिया, चलो ठीक मैं मान लेता हूँ। कितने महीने दिया होगा? 2 महीने, 2 या 3 महीने, ज्यादा तो नहीं होगा ना, क्योंकि रिजीम चेंज 2 महीने या 3 महीने होगा। जो अब इनके पिछले 17-18 महीने और ये 15-16 महीने, 3 साल ऑलमोस्ट ये हो गए, या बल्कि 2.5 साल में इन्होंने जो 78 रुपए की ओज लीवी वसूल की थी, वो पैसे किधर गए? मतलब अगर 3 साल तक ये इन्होंने पैसा जमा किया तो फिर तो होना चाहिए था कि रिलीफ देते, नहीं दिया। एक दूसरी बात, ये सिर्फ इन्होंने पेट्रोल महंगा नहीं किया, इन्होंने इस पेट्रोल की वजह से 2 रुपए यूनिट आपकी बिजली जो है वो कल आज शायद महंगी हो भी चुकी हो, वरना कल हो जाएगी। देखिए इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है, ये मेरा भाई माइंड ना करें। नवाज शरीफ और उसके जितने शुगर मिल्स हैं, जब पाकिस्तान में ग्रोइंग होती है शुगर केन की, जब क्रशिंग हो जाए, चीनी बन जाए, तो चूंकि मार्केट में चीनी ज्यादा हो जाती है, तो ये अपने चीनी जो है चूंकि यहाँ पे फिर इनको सस्ती फरोख्त करनी होती है, ये बाहर बेच देते हैं महंगे दामों, क्योंकि डॉलर में आपको पैसे मिलते हैं, अपनी चीनी महंगी बेच देते हैं। फिर जब शॉर्टेज आता है तो बाहर से महंगी चीनी खरीद लेते हैं। इनकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि महंगी चीनी बेचते हैं, और मेरे और आप जो आम मिडिल क्लास गरीब लोग हैं उसके लिए फिर हम जो है वो महंगी चीनी खरीद के बाद। स्कैंडल तो हर दौर में वैसे आए हैं, आपके इसके दौर में अलावा भी आए हैं चीनी स्कैंडल। मैं बता रहा हूँ, चीनी वैसे ही मजरे सेहत है। हम तो कहते हैं वाइट पॉइजन है भाई, खाओ मशवरा दे रहे कि ये आपने बड़ा स्मार्ट पॉइंट बीच में आप कन्वर्सेशन में लेके आए। ये मशवरा किस किस के लिए है ये मुझे सोचने का मजबूर कर, सबके लिए। मैं 2 और चीजें बताता हूँ आपको इम्पोर्टेंट। देखिए अभी गंदम लास्ट ईयर, तो चलो जब पंजाब के किसानों ने गंदम की, तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने गंदम उनसे ले ली,
इसी दौरान जो निगरान सेटअप था, जो ठीक है। PDM2 था, इन्हीं की सीरीज थी, क्योंकि वो तो निगरान था नहीं, वो तो सारे हुकूमती अमूर संभाल रहा था। यूक्रेन से वहां से उन्होंने 400 अरब रुपए की गंदम खरीदी, जो इंतहाई नाकिस, जो खाने के काबिल भी नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं, अभी उस मिक्सिंग कर रहे हैं। पंजाब या हमारी जो लोकल गंदम है, ठीक है। जो मिल्स हैं, उसमें उससे नुकसान क्या हुआ? आज पंजाब का जो किसान है उसकी गंदम खरीदने वाला नहीं है। अच्छा, वो तो किसानों की अच्छा, बात तो हम, आप नहीं, मुझे मैं- लग रहा है आज देखिए, किसानों, है। आप शाहिद ये साहब तबाकारी है। किसानों की अब नुमाइंदगी ना मैं करें। क्यों कर आप रहा हूं? हाँ, बताएं। अच्छा, बताएं क्विकली। मेरे साथ 2 दिन पहले प्याज के किसान मिले। आप यकीन माने वो रो रहे थे कि जी हमने अपनी प्याज जो है हमने जमीन में छोड़ दी है, क्योंकि 7-8 रुपए में मार्केट में मिल रही है, कोई खरीदने वाला नहीं है, और हम इतने बड़ा उसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। हम प्याज किधर लेके जाए? शेल्फ लाइफ 15-20-25 दिन है, शेड्स है ही नहीं, कंट्रोल सिस्टम है नहीं कि हम उसमें रख दें कि जब थोड़े से दाम बढ़ ठीक है, जाए। अब सालन ये तो में प्याज मसाला- डलता है, हर सालन में प्याज इस्तेमाल होता है। वाफे प्याज होगा। अगर सस्ता हो गया तो उसमें तो देखिए, खुशी करनी चाहिए। खुशी करनी चाहिए, और- लेकिन उस जमींदार जो सारा साल जिम्मेदारी ठीक है। करता नहीं, है, वो जी देखिए, मरीम रेट- नवाज रेट- साहिबा ने, तो- शाहिद साहब ये भी तो देखे तवाज़ुन ना, होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, किसान ठीक कार्ड है। दिया, उनको हमने बीज दिया। दिए, नहीं मरीम नवाज साहिबा ने दिए, पंजाब देखिए, हुकूमत हमारे ने दौरे दिए। हुकूमत के किसान प्रोजेक्ट कार्ड है, दिया, उसके बीज, ऊपर तख्तियां उसके लगा अलावा रहे हैं। नहीं। ये इमरान खान साहब ने शुरू किया था, ये और मैं आपको ये चैलेंज विजन करता था, हूं। कार्ड। ये बुज़दार- हाँ, ये बुज़दार साहब का विजन था। तो देखिए, ये इमरान खान साहब ने हमारे दौरे हुकूमत में, आपको पता है हमारे दौरे हुकूमत में एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम में पंजाब में 450-500 अरब रुपए तक हम उधर लगा रहे थे। अच्छा, मैं ठीक है, उसके हम ऊपर किसानों से अलग जरा अलग आगे बढ़ते प्रोग्राम हैं। कर ले, उस पर डिबेट ठीक है, वो हम अलग प्रोग्राम करेंगे। एग्रीकल्चर और प्याज, टमाटर और हांडी से हमने कर दिए। नहीं, अब जरा आप इस तरफ आते ये हैं। ये आम लोगों की आम लोगों की बात है। नहीं, आपने कर दी ना, आपने कर दी इन्हीं के नुमाइंदगी। वजीर आजम ने कहा था कि मैं आलू प्याज का रेट पता नहीं करने आया। नहीं, कहाँ पे? ये आम जो है बिल्कुल जी, पता है, ये उन्होंने आप कहा कि जैसे आलू प्याज का ये रेट वो पता नहीं स्टेटमेंट है जो करना। अभी अच्छा। आपने दी आप कि बेशक सर्च जी, कर लें। चीनी जो है मुजरिफ गुजरात से से आता है, और इसलिए है क्योंकि इनके लीडर के रमजान शुगर मिल, पता नहीं कितने शुगर मिल थे, मुझे तो नाम भी पूरी नहीं वैसे आते। उनके पास बड़े स्टॉक्स हैं। कल मालिक साहब ने भी अपने प्रोग्राम में कहा कि मतलब सबसे ज्यादा स्टॉक्स जो है वो मियां क्योंकि अभी महंगी होने वाली चीनी अगले दिन आप देखेंगे जब बाहर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। साहब ये बताइए कि फिर 27वीं तरमीम आ रही है, फाइनल है ये? पूछ तो इस तरह रही हैं आपके, आपको शायद हम पता तैयारी सब होता है। तैयारी करके बैठे हुए हैं। कतन नहीं। देखिए, मुझे तो हर आज ये हॉट टॉपिक जो बना हुआ है ना आजकल, ये वो क्यों यही है बना हुआ है, पता नहीं क्यों है। ये इसलिए है अच्छा, कि तो इस पे गवर्नमेंट अभी फिलहाल कोई वर्किंग कुछ हमने, नहीं कर रही? यकीन करें, मैं आपको इतना ओपनली बता सकता हूं कि अभी कोई ड्राफ्ट, कोई ऐसा जो प्रपोजल है वो हमारे सामने नहीं है। मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूं कि अभी फिल वक्त किसी 27वीं आईनी तरमीम या किसी ऐसे प्रपोजल पे काम नहीं हो रहा। अलबत्ता ये अगर करना है तो इसी करना है, जिस ऐवान के हम मेंबर हैं, ये नेशनल असम्बली और सेनेट का इस्तेकाक है, वो कर सकते हैं। इससे पहले 26 मरतबा वो आइन में अमेंडमेंट्स कर चुके हैं। 27वीं क्या 30वीं दफ़ा भी वो करें तो ये उसको करने के मजाज हैं, और ये काम ही उन्हीं का है, दोनों बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असम्बली। वरना ही तो फिर मेरा और उनका वहाँ पे बैठने का कोई काम नहीं है। नहीं, आपका ही काम है। मैं तो उस चीज को सपोर्ट करती हूँ कि लेजिस्लेचर का काम है लेजिस्लेशन करना। परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इतने आइन को नुकसान नहीं पहुंचा जितना आज ये पहुंचा रहे हैं। परवेज मुशर्रफ ने आइन मुअत्तल कर दिया था, कोई चेंजेस नहीं किए थे उसने। ठीक है। उसने पूरा का पूरा आप मुझे पूरा ही नहीं बताएं, as मानता। legislator, उनकी आप नहीं कर स्टेटमेंट सकते। है ना कि आप नहीं कर डस्टबिन, सकते। देखिए, उनकी स्टेटमेंट थी आईनी डस्टबिन वाली। तरमीम आप जब जल्दी में करते हैं, देखिए आपने फाटा का इंतजाम किया, जल्दी में किया उस टाइम में, अभी उसमें इश्यूज आ रहे हैं जगह जगह पे। देखिए, जब आप आईनी नहीं तो तरमीम, कोई चीज अगर पहली दफा होती है खटक साहब तो उसमें इश्यूज तो आते हैं। मिसाल के तौर जी, पे मैं आप- एक हेल्थ कार्ड आप का जब आप एग्जांपल दे दूं। कंसेंसस नहीं डेवलप करते, आज आपके अदलिया का क्या हाल है? मुझसे यही ना बात पूछे, 18वीं मुझसे तरमीम ना में भी पूछे, उस वक्त इतना शोर मुझसे मचा आहिस्ता था, आहिस्ता लेकिन उसको आहिस्ता fix किया जा आहिस्ता सकता मुझसे ना fix किया पूछे। जाता है। आप जाके, आपके पास कैमरा है, किसी भी आम बंदी से पूछ ले कि आज के अदलिया में और 26वीं आईनी तरमीम के अदलिया से पहले की क्या पोजीशन आपको 19वीं तरमीम जब हमारे सर पे बंदूक रख के करवाई गई थी, मतलब द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस बाय द जजेस फॉर द जजेस, ये तो नहीं होना चाहिए ना। आप कम से कम हमारा मीनिंगफुल रोल किधर है, हमारी इनपुट वहां पे किधर है जब दुनिया पूरी लेकिन वो रोल वकील साहब ऐसी सिचुएशन में आए कि वो इन्फ्लुएंस ना कर रहा हो नहीं, जजेस हम को। अब influence आज नहीं जिस तरह करते। से सरफराज डोगर साहब की बात हो रही है, हर तरफ चल रही है, वो सारे जजेस सरापा एहतजाज है कि भाई ये किसी सीनियरिटी की किसी लाइन में हमारे साथ थे नहीं। ये अब आर्टिकल 200 है ना, अगर हम आइन को, सिर्फ आइन को उठा के देख लें, और आर्टिकल 200 में वाज़े तौर पे लिखा है कि ये प्रेसिडेंट का इस्तेकाक है। अदालत ने भी एब्सटेन किया इस पर रूलिंग देने से। जिन जज साहिबान ने चैलेंज किया था, उन्होंने वापस प्रेसिडेंट साहब को भिजवाया। प्रेसिडेंट साहब ने कहा जी कि ये जो बेनिफिशियरी थे, नहीं, और वो seniority जजेस में जो भी- बेनिफिशियरी थे, seniority उन्होंने में भी भेजा है। 2 जजमेंट्स हैं, मैं बिल्कुल अर्ज कर देता हूँ। 2019 सुप्रीम कोर्ट 509 और 2014 SCMR
1289। अब ये दोनों जज बात करती हैं कि सीनियरिटी डिसाइडेड है फ्रॉम द डेट ऑफ ओथ। अब ओथ जिस जज ने पहले लिया हुआ है और जिसकी सीनियरिटी है फ्रॉम द डेट ऑफ ओथ ही होगी। अब वो ट्रांसफर होके अब इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन इन्वॉल्व था? प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट। ये इतने सारे लोग जब इन्वॉल्व थे इस पूरे प्रोसेस में, और वो तीन जज साहिबान जो ट्रांसफर होके आए हैं, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि उनकी भी रजामंदी शामिल थी। बगैर उनकी मर्जी के, बगैर उनकी रजामंदी के उनको कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता था। ये तमाम तरह एक प्रोसीजर जो 7-8 लोगों का हुआ, मेरे ख्याल से ये नहीं एलिगेशन लग सकती कि ये बड़ा एक मैलिफाइड प्रोसेस था। लेकिन जो जजेस अब जो वो कहते हैं उनके मुताबिक कि भाई हम सुपरसीड हुए हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हम एहतजाज, आइन में हमें है ये चीज बात ये, ना जजेस, ना मैं, ना आप, हम में से कोई भी आइन से बालतर नहीं है। जो आइन में दर्ज है हमें तो उसको इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करना है और करना भी चाहिए। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को जितने भी आमिर आए उन्होंने बर्बाद किया। अच्छा, चलने एक नहीं और दिया। चीज। नंबर सेकंड, अदलिया को जो सबसे ज्यादा नुकसान दिया, जो जब तारीख लिखी जाएगी आज से 20-25-30 साल बाद, काजी फाइज ईसा जो अदलिया की बुनियादों में जो वो बम गिरा के गया है ना, इसको वापस रिवर्ट करते हुए भी हमें शायद 25-30 साल लग जाए। साकिब निसार साहब का, देखिए साकिब निसार क्या हमने लगाया था, हमने लगाया था नहीं आपके हमारे रिकमेंड था, नहीं हमारे दौर में लगा था, जिस तरह उन्होंने किया था हमने लगाया था। अच्छा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो ये आप ही ने लगाए थे जी, फिर हमें क्यों? तो आप लोगों को इतने उनके लगाए हुए अच्छे लग गए कि आप लोगों ने भी उनको रख ही लिया। आईनी तरमीम में हमने ये बात की कि तसलसल को कायम रहना चाहिए। अब बुलाया ना वजीर आजम ने, क्यों नहीं जाते लीडर दी अपोजिशन मशावरत करने? वजीर आजम ने बुलाया, 16 मई को खिलाफ खत आपके लिखा हुआ स्पीकर है। ने रेफरेंस दे दिया है कि भाई इनको नाअहल करो। किनको? ये उमर अयूब साहब को। देखिए बात यह है कि अगर उन्होंने हाउस के कोई रूल्स की वायलेशन की है या उसका हाउस का तकद्दस पामाल किया है तो फिर बिल्कुल उन्होंने अगर भेजा है और अब तो वो मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले में भी उनके ज्यादा रकीन आप लोगों के पास आ रहे हैं, तो अब तो आप लोग बहुत ही ठंड माहौल हो गया, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कहता कि टेंशन फ्री, लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, देखिए वजीर आजम खुद चल के गए, बैरिस्टर गौहर से मिले, असद कैसर साहब से मिले, इनकी बेंचेस पे जाके गए। ये फराग दिली का मुजाहरा था। खा के हज को चली। शाहिद साहब देखिए, कुछ ना कहते हुए भी वजीर आजम ने बहुत बड़ा एक पैगाम दे दिया कि अभी भी हमें मफाहमत की तरफ जाना चाहिए। दोबारा भी उन्होंने ये बात की, दोबारा बैठ के तो आप लोग तैयार हैं? आप पीटीआई के साथ दोबारा टॉक्स खेलेंगे? रोज़े अव्वल से तैयार हैं, लेकिन कौन रुक के गया? ये जब बैठे थे तो फिर उसके बाद तीसरी हम गए, बैठे ना, हाँ ठीक है, बैठे। हमारी क्या शर्त थी कि जी जो चीज़ें टेबल के ऊपर डिस्कस हुई हैं, हम जाके अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ इसके ऊपर उनसे कंसर्न लेते हैं। ठीक है। आपको पता है कि चूंकि मैं सख्त गुफ्तगू करना नहीं चाहता, इस हुकूमत की इतनी औकात नहीं कि एक अडियाला जेल स्पीकर, वज़ीर आज़म जितने भी हैं, नहीं तो आप लोगों को ये बात नहीं पता करा थी, सकते। आप लोगों को तो ये बात पता थी ना, आप तो लोग अच्छा, जब फिर हम कहते हैं बैठे क्यों? देखिए बैठ भी गए, मलबा भी सारा ले लिया, अब वो आपको इल्जाम नहीं लगाते। भी दे दी, डिमांड्स भी दी। हमारे ऊपर इतराज क्या था कि जी पॉलिटिकल जमातों के साथ नहीं बैठते, ये आपका भी था, जी, तमाम मीडिया का था। हमने कहा चले आपके इतराज को खत्म करने के लिए हम इनको एक्सपोज करते हैं। देखिए अगर एक इमरान खान साहब से उस टाइम ये मुलाकात करा देते, हमारे पास क्या बहाना होता? हम मुज़ाकरात क्यों खत्म करते? तो अब अच्छा हमें ना देते ना, अपोजिशन को मांगना चाहिए था, अगर अब ना मिसाल के देते। तौर पे अब ये लोग करने लगे हैं एहतजाज शुरू अपनी तहरीक का, वो उस पे मैं आती हूँ, आपसे बात करती हूँ। आप लोगों ने दी हुई है बातचीत, लॉन्ग मार्च भी हो गया, एहतजाज भी हो गया और तहरीक भी हो गई। अब मतलब बड़ी ईद के बाद, छोटी ईद के बाद, उन्होंने कहा ईद के बाद एक जो है वो जमे गफीर निकलेगा अवाम का। अब ये कहते हैं 10 मुहर्रम के बाद निकलेगा, 10 मुहर्रम नहीं होती, 10 मुहर्रम के बाद देखा अप एंड डाउन जाते रहते हैं। देखिए इस मुल्क में हमने वो लोग भी देखे जो स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के दे के चले गए। हमने 2000 में देखा कि कोई जदा चला गया। देखिए ये चीजें हमने इस मुल्क में देखी हैं कि जरदारी कैसे गया। एक लीडर जो आज भी अपने उसूलों के ऊपर डटा हुआ है। देखिए ये तमाम ऑफर इमरान खान को भी है कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, कब का जा चुका होता। वो तो राना साहब ने बात की थी, 3 साल के लिए खामोश हो जाओ। तो लेकिन अब ये बताएं शाहिद साहब, ये बताएं कि खान साहब तो डटे हुए हैं, पार्टी की आदत इतनी डटी हुई है कि नहीं, ये सवाल ये है। और अब अगर वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि भाई आप आके हमारे साथ बैठ जाएं, तो क्या पार्टी जाकर उनके साथ बैठेगी? और अगर बैठेगी तो फिर क्या आप इनके साथ दोबारा उसी प्रोसेस से गुजरेंगे, या इस मरतबा दोबारा अगर ये मांगते हैं मुलाकात के भाई मुलाकात करेंगे, लीडर से मुलाकात तो हो जानी चाहिए और मुलाकात बिल्कुल हम फैसिलिटेट करवाएंगे, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ऊपर तो हम पार्टी के अंदर इनकी तरफ से ऑफर आई है, हम कल हमारी मीटिंग है तो उसमें बहुत सी चीज़ें
डिस्कस होंगी, तो उसके बाद जाके हम इस पोजीशन में, मैं चूँकि मेरी ना मैं चेयरमैन हूँ ना मैं फैसला आज़ाद हूँ पार्टी का, लेकिन इस बारे ज़रूर वहाँ पे बातचीत भी होगी। देखिए हम पॉलिटिकल जमात हैं, हम कभी नहीं चाहते कि जी हम मुज़ाकरात ना करें, हम डायलॉग ना करें, लेकिन हम चाहते कि मौसर मुज़ाकरात हो जिसका रिजल्ट आए। एस्टैब्लिशमेंट के साथ देख एस्टेब्लिशमेंट उसकी एक वजह है, जब पॉलिटिकल लोग इतने कमजोर हो कि जी अमेरिका में मुलाकातें हो रही हैं, मोहसिन नकवी जा रहा है, हमारे फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं और हमारे वज़ीर आज़म साहब इधर नहीं, तो कहने में और मानने में क्या हर्ज है, वो भी सही कह रहे हैं और आप भी मान लेंगे भाई। ठीक, हाँ मैं बिल्कुल मानने बात तो है ना कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। जी हम तैयार हैं, हम तो बार हमने ऑफर तो किए। हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट जवाब दे दिया ना, हो सकता है बीबीसी देखिए अभी मैं ज्यादा बातें तो आपके सामने और मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। देखिए ये किसी की सगे नहीं है, मेरे की ये बात याद रखें। अच्छा वैसे ये ये बताया ना आपके सगे हैं ना हमारे हैं, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं और डीजी आईएसपीआर साहब ने यही कहा, उन्होंने जी कहा कि हमारे दौरे हुकूमत भी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, बाजवा साहब हमें इनसे ज्यादा दोस्ती वैसे किसी की नहीं थी, हमारे मैं आपको आखिरी बता दिन बाजवा साहब ने कहा कि आप फिक्र ना करें, कोई अदम एतमाद नहीं होगा। फिर चरागों में रोशनी ना रही। नाज़रीन, अकील साहब ये बताएं कि आप इसको एंगेज कर लेंगे मज़ाकरात बातचीत के लिए? मेरे ख्याल से क्योंकि रिजर्व सीट्स का भी फैसला आईन और कानून के मुताबिक आ चुका है और उसके बाद अब इनके जो आज़ाद पंछी हैं वो भी हवा में उड़ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि किधर जाके वो नहीं तो आप लोग उनको तोड़ेंगे क्या? नहीं मेरे ख्याल से अगर कोई आपको ये तो वकील है, आप तो वकील है, कानूनदान है, मैं तो ज्यादा नहीं समझता। मुझे ये बताएं कि जो बेंच फैसला देती है वही बेंच वही केस सुनती है अगर आप रिव्यू की तरफ जाते हैं। ये आईन और कानून में है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये 26वीं आईनी तरमीम से पहले था। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना, खिलाफ फैसला पहले ये था, उनके सामने लगा दिया। बिल्कुल ये चीज थी कि एज प्रैक्टिकली एज पॉसिबल या जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा वो बेंच की हैयत या कॉम्पोजिशन उतनी रखी जाएगी 26वीं आईनी तरमीम से पहले। उसके बाद अभी जो सिचुएशन है ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेंच साजी करेगा, जो वो बेंच बनाएगा, उसके बाद तमाम अपील्स रिव्यूज़ जो डिसीजंस हैं ये उधर जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। शिफा मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ क्विकली 30 सेकंड के अंदर। मैं खुद उधर बैठा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो वहाँ से हमारे जजेस सवालात कर रहे थे, आप यकीन माने कि बच्चे को भी पता था कि ये सारे पीटीआई के थे, हम सारे इमरान खान के उम्मीदवार थे, हम लिस्टेड उम्मीदवार थे, जो हमारे तहरीक इंसाफ का साइड उसके ऊपर लिखा हुआ है, और कहते हैं कि जी इंडिपेंडेंट तो इसलिए बने कि एन उस दिन आपने हमसे बल्ले का निशान छीन लिया कि जिस दिन हमें निशान अलॉट होना था। देखिए जब आपने हमसे बल्ले का, और बाद में क्या कहा कि जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने गलत इंटरप्रिटेशन की है, पीटीआई एज ए जमात एग्जिस्ट कर रही है। जी अपनी ही बातों जो काजी फाइज ईसा ने फैसला किया था अपने ऊपर खुद तनकीद कर रहा था। देखिए अब ये फैसले कैसे होंगे नाजरीन, ये वक्त बताएगा। वक्त के साथ हम भी चल रहे हैं, आप भी चलें, हमको ज़रूर देखते रहें, हम अपना फीडबैक। प्रोग्राम में जिक्र जुडिशल कमीशन की जानिब से पेशावर, बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान के नामों की मंजूरी का और इस तनाजुर में होने वाली अहम तरीन तैनाती पर उठने वाले सवालात का। जुडिशल कमीशन ने दीगर हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती करने के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी है। ये वही जस्टिस सरफराज डोगर हैं कि जिनको 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सीनियरिटी में 15वें नंबर पर होने के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया था और उनको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से ऊपर सीनियर तरीन जज का दर्जा दिया गया था। ये वही जस्टिस डोगर हैं कि जिनकी अदालत के बाहर पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा मुअत्तल करने की अपील की समाअत करने के लिए 2 से ज़ायद बार एहतजाज कर चुकी है। ये वही जस्टिस सरफराज डोगर हैं कि जिनकी ट्रांसफ़र होने वाले दीगर 2 जजेस के साथ सीनियरिटी भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस तैनाती को दुरुस्त करार दे दिया था। मीडिया ज़राए के मुताबिक आज जुडिशल कमीशन में जस्टिस डोगर की तैनाती सिर्फ एक वोट के मार्जिन से हुई है और ये फैसला कुन वोट आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली इस तैनाती का के क्या असरात मुरतब होंगे का मंजरनामा अब अदालती महाज पर या अदालती सतह पर क्या बनता नजर आ रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून से वाबस्ता हैं, हसनात मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम हसनात। बहुत शुक्रिया हसनात साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने ट्वीट भी किया इस सारे मामले के ऊपर और बड़ा वो अच्छा लिखा हुआ और उससे काफ़ी क्लैरिटी आई लोगों को क्या है, लेकिन क्या वाकई जस्टिस डोगर जो हैं उनको जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने ही रेस्क्यू किया है, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो दोनों मुल्तान से हैं माशाल्लाह, अच्छा बैकग्राउंड एक ही है, डाकखाने मिले हुए हैं। जी जी। और दूसरा ये है कि जो बहुत बड़ा ये मामला था डोगर साहब का,
इस आज की अंदरूनी कहानी ये है कि याहिया अफरीदी साहब ने बड़े इमोशनली सबको कहा कि जो मियाँ गुल हसन है वो बड़े सबके लिए एक्सेप्टेबल हैं, खुदारा उनको चीफ जस्टिस के लिए आप लोग करें इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट। ठीक है। लेकिन उन्होंने बड़ी बातें की, लेकिन उनकी इस बात को अमीनुद्दीन साहब ने ही रद्द कर दिया और उन्होंने जो वो डोगर साहब को तैनात के लिए उन्होंने मंजूरी दे, यानी वोट दे दिया अपना। उनका वोट और शौकत सिद्दीकी साहब का वोट अहम था। अब याहिया अफरीदी साहब की ख्वाहिश थी, कुछ और जजेस की भी, कि मियाँ गुल हसन एक्सेप्टेबल हैं सबके लिए, ठीक है। और वो लेकिन मेरा ख्याल है लेकिन कि क्या हुकूमत के लिए भी वो इतने एक्सेप्टेबल हैं? नहीं, देखें, हुकूमत के लिए अभी हुकूमत को दो मकासद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक मकसद ये है कि पीटीआई के जो केसेस हैं उनमें जो रिजल्ट पीटीआई चाहती है वो ना हो, ठीक है। और माजी में ये होता रहा कि जब अमर फारूक साहब थे तो वो जजेस कहीं ना कहीं को रिलीफ दे देते थे पीटीआई को। अब डोगर साहब जब से आए हैं पीटीआई को रिलीफ नहीं मिला। तो मियाँ गुल हसन साहब का भी यही मामला था कि वो मेरिट पे अगर फैसला करते हैं जी, तो वो मेरिट रिलीफ मिल जाता है। तो ये है कि एक तो पीटीआई को रिलीफ ना मिले इन मौजूदा हालात में जब तक कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। दूसरा, जो 5-6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था उनमें से अब 5 रह गए, उनको टाइट किया जाए। वो मियाँ गुल हसन साहब हुकूमती लोगों का ये भी है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उन जजेस, और डोगर साहब ज़रा सही यानी दबंग से हैं, वो कंट्रोल कर लेते हैं। ऑलरेडी उन्होंने डिवीजन बेंच ही जो वो उनसे ले लिया है मोहसिन अख्तर कियानी साहब से, और जो नए केसेस आते हैं वही उनके पास नहीं लगते, जैसे बाबर सत्तार के पास सारे केसेस इस वक्त जो जज ट्रांसफ़र होके आए या नए तकर्री हुई है उनके पास लग रहे हैं। तो हुकूमत के लिए सरफराज डोगर साहब से बेस्ट इस वक्त कोई नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने याहिया अफरीदी साहब की भी बात नहीं मानी, और डोगर साहब टाइम बीइंग जो है वो ही रहेंगे। उनकी एक मामला है इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग है। मैं इसी तरफ आना चाह रही थी कि अगर इंटर कोर्ट अपील का फैसला अभी पेंडिंग है, उस पर फैसला नहीं हुआ, और इसी वजह से जस्टिस जमाल मुदखिल साहब ने इस वोटिंग से एब्सटेन भी किया है, तो इस पे तनाज़ा खड़ा नहीं हो जाएगा? देखिए, अब हैरानगी की बात है कि आइनी बेंच की कमेटी के अगर जमाल मुदखिल साहब हैं, आइनी बेंच के मेंबर वो हैं, तो अमीनुद्दीन खान साहब हैं, वो भी एब्सटेन करना चाहिए था। लेकिन अगर वो एब्सटेन करते तो फिर फैसला ना हो पाता। डोगर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ना बन पाते। वो ऑलरेडी में भी 4 महीने से एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि मुझे कब तक एक्टिंग बनाया हुआ। तो इसी वजह से अब जो है वो ये आइनी बेंच की कमेटी ने इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बेंच बनाना है। मेरा ख्याल है कि जमाल मुदखिल साहब को मे भी फिर भी ना बेंच में डाला जाए, क्योंकि मोहम्मद अली मजहर ऑलरेडी वो फैसला कर चुके हैं कि ये मामला सदर को भेज दिया। सदर ने उनको कंफर्म कहा कि ये डोगर साहब ही सीनियर हैं और ये इनकी परमानेंट है सीनियरिटी। अब मजहर साहब और अमीनुद्दीन खान साहब मेजॉरिटी में कमेटी में, जमाल मुदखिल साहब को वो वीटो भी कर सकते हैं, यानी उनको उनकी रिजेक्ट कर सकते हैं ओपिनियन, अपनी मर्जी का बेंच मान सकते हैं। और दूसरा, गर्मियों की छुट्टियां हैं, इन गर्मियों की छुट्टियों में मेरा नहीं ख्याल कि जजेस अवेलेबल हों और वो इंटर कोर्ट अपील टेकअप मे भी याहिया अफरीदी साहब ट्राई करें। याहिया अफरीदी साहब के लिए ये है कि भाई इस वक्त एक्सेप्टेबल है मियाँ गुल हसन, तो क्यों जो है वो सरफराज डोगर साहब। और फिर याहिया अफरीदी साहब का ये व्यू भी है कि अगर एक जज ट्रांसफ़र हो गया है, उसकी सीनियरिटी बॉटम लाइन पे उनको होना चाहिए, उनको दूसरे जजेस का हक नहीं मारना चाहिए। ये उनका व्यू बड़ा कंसिस्टेंट है। लेकिन क्या वजह है कि उनका फेलो जज अमीनुद्दीन खान किसी मामले में भी उनको सपोर्ट नहीं करता। अगर वो कहते हैं कि जी सारे जज आइनी बेंच कैसा हूँ, अमीनुद्दीन खान साहब फिर भी गवर्नमेंट के साथ हैं। अगर वो डोगर साहब के मामले में भी वो साथ हैं। इवन जो सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच का 8वें नंबर का जज जो पीपल्स पार्टी चाहती थी कि आइनी बेंच का सरबराह बनाया, उस पर भी अमीनुद्दीन खान साहब ने हुकूमत का साथ दिया। तो अच्छा, ठीक है। तो फिर हसनात साहब, क्या इसी वजह से जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनकी इस कंटेंशन को नज़रअंदाज किया गया है कि उन्होंने भी आज एक अहम नुक्ता उठाया है। वो कहते हैं कि जब 26वीं आईनी तरमीम ही का मामला जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है और वो केस टेकअप नहीं हो रहा, जो दरखास्त उसके खिलाफ दायर की हुई है, तो यानी कि पहले उस पर फैसला होना चाहिए था, फिर 26वीं आईनी तरमीम से लिंक्ड जितने बाकी मामलात हैं फिर उसकी तरफ जाया जाता। तो फिर क्या यही वजह है कि उनके इस सारे सिचुएशन को, इस सारी चीज़ को नज़रअंदाज किया गया? देखें, उनकी ये बात, इस आर्गूमेंट में एक वजन तो है कि भाई ये आईनी बेंच यानी कि जब बुनियाद चैलेंज हुई जी बिल्कुल, क्योंकि एक है कि जी 26वीं तरमीम से अदलिया की आज़ादी इफेक्ट हुई है। अगर आइन की तरमीम जो है वो अदलिया की आज़ादी को सलब करती है तो आइन की तरमीम भी स्ट्राइक डाउन कर सकती है अदलिया। ये एक जो जूरिस्प्रूडेंस से वाल हुई। लेकिन क्या वजह है कि 26वीं तरमीम को 7 महीने हो गए हैं, जो जज बेनिफिशरी हैं वो केस ही नहीं फिक्स करते। एक दफ़ा फिक्स हुआ वो भी मजबूरन, फिर उसके बाद केस ही नहीं लगा। अब ये जज आइनी बेंच की तख्लीक ही अंडर क्वेश्चन है कि क्या आप
आईनी बेंच बन भी सकता है, जुडिशल कमीशन में हुकूमत की मेजॉरिटी है, क्या ये जुडिशल कमीशन है ठीक नहीं, इन सब चीज़ों का देखने के लिए 26वीं तरमीम को एग्जामिन करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन केस ही नहीं फिक्स होता। अब गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं, ऑलरेडी इस निज़ाम के तहत 50 के करीब जज तकर्रर हो चुके हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी नून लीग जिनको चाह रही थी उनकी तकर्री हो चुकी। तो मेरा ख्याल है कि वजन तो है 26वीं तरमीम, लेकिन नहीं लग रहा, अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि 27वीं तरमीम का वेट किया जा रहा है और मे भी फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रहे ना रहे। आईनी अदालत की बात हो रही है कि कल भी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने कहा कि जी आईनी अदालत ज़रूरत है। तो आईनी अदालत जब बन जाएगी तो फिर क्या, मेरा ख्याल है कि फिर तो 27वीं तरमीम फिर आईनी अदालत देखेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की रिटायरमेंट भी होनी है। लेकिन ये भी हो सकता है कि एज बढ़ा दी जाए, जिसकी खबरें चल रही हैं कि 65 से 68 कर दी जाए। हाँ, एज बढ़ा दी जाए। अच्छा, फाइनली ये बताइए कि अब जो मंजरनामा बनता नजर आ रहा है वो आपको क्या बता रहा है? जाहिर है आप उन्हीं लोगों में होते हैं, सुबह शाम रिपोर्टिंग वहीं से कर रहे होते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का जो सजा सस्पेंशन का जो एक फैसला होना बाकी है, क्या उसमें अब उसी किस्म के फैसले आएंगे जो कि बाकी हमने केसेस में देखे, जिस तरह मखसूस नशिस्तों के केस में फैसला देखा, और वही एक्सपेक्ट करें जो कि एक फ़ज़ा बनी हुई है पीटीआई के खिलाफ? देखिए, एक तो बात यह है कि इमरान खान या बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो अदालतों से नहीं होनी, वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग होगी उनकी तो तब ही होनी। 190 मिलियन पाउंड का जो जहाँ तक मामला है वो उसमें एक है कि बुशरा बीबी की रिहाई है उसमें, क्योंकि उस केस में ही वो हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो केस जो है वो अभी चलाया जाएगा, थोड़ा लंबा किया जाएगा। एक एडवांटेज पीटीआई को हुआ है क्योंकि पहले वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे सरफराज डोगर साहब, और उनको हुकूमत के वोट चाहिए थे जुडिशल कमीशन में अगर परमानेंट, अब वो परमानेंट हो गए, उनको हुकूमत की ज़रूरत वैसे नहीं है। ये अलग बात है कि हुकूमत ने उनको सपोर्ट किया, पीटीआई ने नहीं किया, ये आगे वो क्या करते हैं। लेकिन पहले जो ज़रूरत थी ना कि जी मुझे चीफ जस्टिस एक्ट परमानेंट बनना है तो हुकूमत के 7 वोट हैं, 9 मुझे चाहिए तो 7 तब भी मिलेंगे जब हुकूमत अगर नाराज़ होगी तो मुझे वोट। अब वो मामला नहीं, अब वो परमानेंट हो गए। अब मे भी ये हो सकता है कि अब वो परमानेंट चीफ जस्टिस हैं तो फिर मे भी जल्दी फैसला कर दें। बिल्कुल तो सही है। देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हसनात मलिक साहब। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे और जो कुछ हसनात मलिक ने आपको बताया अदलिया के हवाले से, कोर्ट्स में इस वक्त क्या मामला चल रहा है उसके हवाले से, जजेस की तैनातियों के हवाले से, मेरा ख्याल है उसके बाद कुछ भी कहने या सुनने को बचता नहीं है। हसनात मलिक साहब ने बड़ी डिटेल में वजाहतें दी कि किस तरीके से क्या किया गया और इन फैसलों का असर जो है वो पॉलिटिकल जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उस पर क्या होगा। प्रोग्राम को क्लोज़ करने से पहले एक शेर आज जहन में आया, और एक तरफ तो खैर ये अदलिया का मामला चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो पेट्रोल और जो बम जो आवाम फेस कर रही है उसके हवाले से एक शहर जहन में आया कि हमें याद है सब ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि ना याद। जब भी कोई सियासी जमात आवाम की बात करती है तो ये जहन में रखिए कि वो उस वक्त अपोजिशन में होती है। जब हुकूमत में आते हैं तो अक्सर ही सियासी जमातें ये भूल जाती हैं कि वो जब अपोजिशन में थे तो वो क्या बात करते थे, और फिर हुकूमत में आके ऐसे होता है जैसे कि आपको कोई मेमोरी लॉस हो गया है, या वो ये भूल ही जाते हैं कि आवाम नाम की भी कोई चीज़ इस कुर्रा अर्ज़ पर पाई जाती है। तो ये नून लीग की याद दहानी के लिए कुछ ट्वीट्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब पीटीआई दौर में पेट्रोल के बम गिरा करते थे आवाम के ऊपर, और उस वक्त उनकी क्या बातचीत हुआ करती थी, उस वक्त क्या टोन एंड टेरर होता था, क्या वो बयानबाजी कर रहे होते थे। पहली ट्वीट मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो मैं आपको सुनाऊंगी, जो कि आज मैडम सीएम कहलाती हैं, उन्होंने ये फरमाया है कि इसी माह दूसरी मरतबा पेट्रोल की कीमतें जो हैं उनमें इजाफा कर दिया गया। हर रोज़ महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर एक नई क़यामत ढाई जा रही है। आप पूछते हैं कि अपोजिशन क्या चाहती है? अपोजिशन आवाम को आपके अजाब से निजात दिलाना चाहती है। क्या हम घर बैठकर आवाम पर आपके मजालिम देखते रहें? बिल्कुल नहीं। दूसरी ट्वीट मुलाहिजा कीजिए और देखिए कि इसमें क्या बात हो रही है। वो कह रही हैं कि पेट्रोल बम गिराने के एक हफ्ते के अंदर बिजली की कीमतों में इजाफा बदतरीन अवाम दुश्मनी है। पेट्रोल और बिजली की कीमतों का असर ज़रूरियात ज़िंदगी के तमाम अशिया पर होता है। ये अंडरस्टैंडिंग तो मौजूद है बहरहाल, लेकिन इस वक्त नून लीग को ऐसा कुछ याद नहीं है। क्या हुकूमत ने अवाम को इस काबिल छोड़ा है कि वो नाअहली के अजाब का हर हफ्ते मुकाबला कर सकें? गरीब कैसे ज़िंदा रहे? सवाल है बहुत अहम, गरीब कैसे ज़िंदा रहे जब इस मरतबा भी एक माह में 2 मरतबा पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। तीसरी आखिरी ट्वीट आपको सुनवाते हैं और फिर आपसे इजाज़त लूँगी। नालायक आज़म ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन करने का बेड़ा उठा रखा है। कहता था करप्शन की वजह से पेट्रोल महंगा होता है, मकाफात अमल अटल है। तो ट्वीट्स बड़ी कारामद हैं, ये ट्वीट संभाल के रखिए, याद रखिए, इनमें एक एक लफ्ज़ जो है वो विचार करके लिखा गया है। मकाफात अमल अटल है, तो
बाकी आप लोग मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नून लीग को कुछ सोचना चाहिए कि आवाम को किसी तरीके से रिलीफ देना चाहिए। एक तरफ वो टैक्सों के बोझ तले दबे हुए हैं, दूसरी तरफ आपका बजट के बाद जो है वो सिनेरियो ये बन रहा है कि 8 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई तो अशियाए ज़रूरियात सारी की सारी महंगी हो जाएंगी। ये अंडरस्टैंडिंग भी मरियम साहिबा को मौजूद है। देखते हैं कि वो अपनी हुकूमत को किस तरीके से मनाती हैं। एक ज़माने में हमें याद है, आपको याद होगा कि कैट फूड, जो इम्पोर्टेड कैट फूड था, मिफ्ता इस्माइल साहब को ये इंस्ट्रक्शंस गई थी कि आप जी कैट फूड की कीमतें कम कर लें, आवाम को सब्ज़ी रोटी मिले ना मिले, कैट फूड बहरहाल जो है वो उसकी कीमतें कम होनी चाहिए, बड़ा महंगा हो गया। तो बहरहाल देखते हैं कि इस वक्त जो नून लीग को दरपेश महंगाई का चैलेंज है, पीटीआई का चैलेंज तो चलें किसी तरीके से हैंडल हो ही रहा है, महंगाई का चैलेंज है, उससे किस तरह से आवाम जो है वो इनके साथ निपटती है और ये आवाम के साथ किस तरीके से निपटते हैं ये देखना होगा। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।